तो 30 दिसंबर की अगर हम करंट अफेयर्स देखें, ये करंट अफेयर्स स्टेट एग्जाम के लिए है। तो सबसे पहला है कि राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, 39 में राष्ट्रपति थे। 1977 से लेके 1981 तक इनका शासन रहा था, 4 वर्षों तक। तो जिमी कार्टर 39 में थे, उनका निधन हो गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, पहला न्यूज। दूसरा है जॉर्जिया के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी एक थे, वो मैनचेस्टर सिटी से जुड़े थे, तो उन वो राष्ट्रपति बने हैं। तो इसके लिए वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो इनका नाम है मिखाइल कावेस कावेलास बिली करके है। अब मेन इंपॉर्टेंट है कि जॉर्जिया कहाँ पे है। तो जॉर्जिया सीमा बनाता है ब्लैक सी से। तो जॉर्जिया ब्लैक सी के आसपास वाले एरिया में जॉर्जिया है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला है खेल उपलब्धियों में देखें तो प्रो कबड्डी जो लीग चलती है उसका 11वां सीजन था। तो इसमें हरियाणा जीता है। तो हरियाणा स्टीलर्स जो है उन्होंने पहली बार खिताब जीता है। तो मेन है कबड्डी में कौन जीता है, हरियाणा जीता है। उसके अलावा सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल है, पुरुष हैंडबॉल है। ये फुटबॉल नहीं, क्या है, हैंडबॉल। तो पुरुष हैंडबॉल एक चैंपियनशिप होती है। तो उसमें केरल ने पहली बार विजेता केरल बना है। तो सीनियर सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल है उसका चैंपियनशिप कौन जीता है, केरल ने जीता है। तो दो स्पोर्ट्स के हो गए। उसके बाद ये चर्चा में काफी दिन से है, काम्या कार्तिकेयन ने उपलब्धि हासिल की है। तो 7 महाद्वीपों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की बन गई है तो भारत से। तो 17 वर्ष की काम्या कार्तिकेयन ने सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है। सभी महाद्वीप जो होते हैं उनकी सभी चोटियों को इन्होंने फतेह कर लिया है। तो ये है। और दुनिया की सबसे कम उम्र की छात्रा बन गई है महिला। तो राष्ट्रीय इन्हें सम्मान भी मिल चुका है 2021 में। राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2021 में मिला था। 7 साल में सबसे पहले इन्होंने उत्तराखंड पे ट्रैक पे किया था। और मुंबई से ये छात्रा है, मुंबई सैनिक स्कूल की। तो मेन है काम्या कार्तिकेयन, 17 वर्ष की हैं और ये सभी महाद्वीपों की सातों चोटियों पे चढ़ चुकी हैं। तो इन्होंने जो चोटियां शिखर जीते हैं उनमें कौन कौन सी हैं, तो सभी माउंटेन्स हर एक कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा है। तो जैसे अफ्रीका का माउंटेन कौन सा है सबसे ऊंचा, किलीमंजारो। तो किलीमंजारो पे इन्होंने चढ़ा है। तो अफ्रीका के अगर इस एरिया में देखेंगे तो किलीमंजारो आता है। उसके बाद है यूरोप में कौन सा है, एल्ब्रुस। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, एल्ब्रुस है, जो कि टर्की की साइड है। तो एल्ब्रुस हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में माउंट कॉसिस्को। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है कौन सा, माउंट कॉसिस्को। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एकांका गोवा। तो एकांका सुन के एक टाइप का आता है, तो ऐसे याद रख लेना, एक ही यहाँ सबसे ऊंची, एकांका गोवा। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली, जो अलास्का में है। तो उत्तरी अमेरिका में अगर हम देखते हैं तो सबसे ऊंची चोटी है वो अलास्का की साइड है, माउंट डेनाली। और एशिया में सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है और वर्ल्ड में भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है कि अंटार्कटिका पे भी इन्होंने विजिट किया है। तो अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसेंट, जो अभी इन्होंने हाल ही में जीता है, मतलब चढ़ाई की है, वो है माउंट विंसेंट। तो माउंट विन टाइप का नाम आ रहा है। तो जो साउथ पोल है वहां पे भी जाके इन्होंने ये जीता है, मतलब चढ़ाई की है। उसके बाद है मोदी ने मन की बात, जो प्रधानमंत्री अपने मोदी हैं, तो उनकी मन की बात होती है। तो इस महीने की जो मन की बात में उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं, तो उनमें देखते हैं। तो पहला है कि 75 स्वर पूरे होंगे अगले गणतंत्र दिवस पे। तो 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। अब 75 वर्ष बाद 26 जनवरी 1900 मतलब 2025 को इसके 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इस पे चर्चा की गई है। दूसरा है वेब्स समिट। तो भारत में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो वीडियो इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। तो वेब समिट क्या है, तो वेब मतलब नेट चलाते हैं, तो उससे ही संबंधित याद रख लेना है। तो ऑडियो वीडियो इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है, तो ये भी है। उसके बाद है बस्तर ओलंपिक। तो बस्तर, तो माओवादी हिंसा से प्रभावित बस्तर में 1.5 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो यहाँ पे क्या है, माओवादी हिंसा से प्रभावित बस्तर वाले क्षेत्र था, तो बस्तर ओलंपिक नाम याद रख लेना है। तो बस्तर ओलंपिक अभी जैसे फ्रांस में ओलंपिक हुए थे, तो वैसा है यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पर बस्तर ओलंपिक। प्रयागराज महाकुंभ। तो प्रयागराज में क्या है, एकता का महाकुंभ बताया प्रयागराज महाकुंभ को। तो पूछा जा सकता है, एक टर्म दे दी है मोदी जी ने, तो कौन सा है, एकता का महाकुंभ है। उसके बाद है मिस्र के बच्चों की पेंटिंग्स पे चर्चा हुई है। तो मिस्र के बच्चों द्वारा भारतीय संस्कृति पर आधारित पेंटिंग्स तैयार की गई है।
तो ये सॉफ्ट अपनी पावर को दिखाती है। आईआर में हम पढ़ते हैं तो सॉफ्ट पावर को कि भारत मिस्र के बच्चों ने भारतीय कल्चर पे एक पेंटिंग तैयार की है, तो ये हो गया। उसके बाद है फिजी में तमिल। फिजी में क्या हुआ है, फिजी में अपनी राष्ट्रपति गई थी, तो फिजी में तमिल शिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो तमिल के लिए एजुकेशन के लिए फिजी में हो रहा है। तो ये हो गया। अगला है इसरो के लेकर। तो इसरो का स्पेडेक्स मिशन होगा लॉन्च। तो स्पेडेक्स इसरो का है, ये किससे लॉन्च होगा, तो PSLV C60 है। PSLV का क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो C60 मतलब 60वां मिशन है जो लॉन्च हो रहा है। दो छोटे अंतरिक्ष यान चेंजर और टारगेट को ले जाएगा। तो ये क्या क्या लेके जाएगा, PSLV का मतलब क्या हुआ, ये लॉन्च व्हीकल है। ये लॉन्च व्हीकल ये कई मतलब अपने साथ कई सारे टारगेट को लेके जाता है। अंतरिक्ष यानों को केवल ये बस की तरह काम करता है, मतलब अपने टारगेट पे पहुंचाएगा। तो दो यान को लेके जाएगा, चेजर और टारगेट करके। ये गोलाकार गोलाकार कक्षा स्थापना होगी इससे, मतलब लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये दोनों स्थापित कर दिए जाएंगे, वहां पे लॉन्च किए जाएंगे। कब ये छोड़ा जाएगा, तो 30 दिसंबर को, आज के दिन। और 30 दिसंबर को ये आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा। तो सतीश धवन याद रखना है हमें। उसके बाद है ऐतिहासिक उपलब्धि में देखें तो ऐतिहासिक उपलब्धि, सफल लॉन्चिंग के बाद भारत अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक में सक्षम चौथा देश बन जाएगा, अमेरिका और रूस के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारत जो है वो चौथा देश बन जाएगा। उसके बाद है देश में पहली बार पर्वतीय जल स्रोतों की डिजिटल गणना होगी। देश में पहली बार हो रही है पर्वतीय जल। जैसे अभी हम देखते हैं कि जमीन के अंदर इतना पानी है, झीलों में नदियों में है। अब हम देखेंगे पर्वतीय जल स्रोतों की डिजिटल गणना है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो एरिया है जहाँ भारत में ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर हिमाचल मतलब बर्फ के ढके हैं। तो यहाँ पे 15% आबादी है वो जल स्रोतों पर निर्भर है। कौन से जल स्रोत, ये पर्वतीय जल स्रोतों पर निर्भर है। क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो नॉर्मल सा बात है, यहाँ पहाड़ है तो ऊपर वाले एरिया में जमीन से तो पानी आएगा नहीं ज्यादा। तो कहाँ से है ज्यादा, जल स्रोत जो पानी है वो हिमालयी नदियों के द्वारा है। उसके बाद है डिजिटल प्रणाली का उपयोग। तो यहाँ पे गणना के लिए क्या होगा, जो डिजिटल प्रणाली होगी स्थानीय आधार पर उसका प्रयोग किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय के साथ समन्वय किया जाएगा, तभी तो जानकारी मिल सकती है। क्योंकि ये पूरे हर एक क्षेत्र में होगा, तो इन क्षेत्रों में कई सारे गांव होंगे, शहर होंगे, तो वहाँ पे पंचायती राज मंत्रालय से भी लिया जाएगा इसका आंकड़ा। गणना विवरण तो 23-24 के संदर्भ में गणना है इसकी। और जल संसाधन विभाग की ओर से पहली बार, इंपोर्टेंट क्या है, पहली बार तो पेपर में आने की संभावना हो जाएगी। पहली बार मध्यम और बृहद सिंचाई और जल स्रोतों की गणना जो 23-24 में हुई थी, सातवीं लघु सिंचाई और दूसरी जल निकायों की घटना है ये। तो मेन इंपॉर्टेंट हुआ बृहद सिंचाई, मतलब बड़े बड़े बांधों वाली सिंचाई हो जाएगी। लघु जो छोटे बांध होते हैं तो उनकी सिंचाई, उनकी गणना कौन सी है, ये दूसरी। उसके बाद है आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया। इसमें केवल एक चीज याद रखनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर विवाद चला था, तो उससे संबंधित जो साक्ष्य दिए थे वो उन्होंने भी प्रस्तुत किए थे। तो किशोर कुमार का जो किशोर कुणाल का जो निधन हुआ है, वो राम मंदिर जो राम मंदिर केस था उससे जुड़े हुए थे। अगला है दक्षिण कोरिया में, जो इस बार जो दुखद घटना हुई है दक्षिण कोरिया में, और कुछ दिन पहले अभी अजरबैजान में हुई थी। तो दक्षिण कोरिया के मुआन एयरपोर्ट, अब ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1-2 साल पहले PCS ने पूछा था, जब नेपाल में एक येती नाम का एक जो था अंतरिक्ष, वो अंतरिक्ष नहीं, अब जो एयरपोर्ट के आसपास विमान दुर्घटना हुआ था, येती नाम का विमान था। तो इस वजह से ये मुआन एयरपोर्ट की भी घटना आ सकती है। तो दो चीजें याद रखनी, घटना हुई थी दक्षिण कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट मुआन है। और उसके बाद विमान कौन सा था, तो जेजू एयर का विमान था, 7C। तो मेन है कि जेजू एयरलाइन का याद रख लेना है। उसके बाद अगला है कोनेरू हम्पी। तो भारत की जो सब नंबर टॉप खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी, चेस खिलाड़ी, उन्होंने रैपिड शतरंज, कौन सा, रैपिड शतरंज में ये जीता है। तो भारत की टॉप खिलाड़ी हैं, तो ये इन्होंने इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराया है। तो इरीन सुकंदर को, मेन है कि इनका नाम याद रहे, कोनेरू हम्पी ने जो है वो भारत की पहली नंबर 1 खिलाड़ी है और उन्होंने ये जीता है। पुरुष वर्ग में कौन जीता है इस रैपिड शतरंज में, तो पुरुष वर्ग में रूस के बोलोडर मर्जिन जीते हैं। और जो युवाओं में शामिल हैं, तो बोलोडर और मुर्जिन करके हैं।